एंड वेलकम टू एजीसी लॉटरी, जहां हम आपको एग्जाम रेडी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये चल रहा है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 का सीरीज। दिस इज योर लेक्चर 1 एंड वी विल कवर दीज टॉपिक्स। आज बहुत इलैबोरेट टॉपिक्स होने वाले हैं, मतलब आज हम नए डिफरेंट काफी सारे टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। इस लेक्चर में हम दो क्विक लाइनर्स क्वेश्चंस कवर करेंगे और दो शॉर्ट नोट कवर करेंगे। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम ऑफर एक्सेप्टेंस ये तो करेंगे ही, जो कि बेसिक्स है एकदम। इसके साथ हम ये करेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। ओके, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ ही हम दो डिफरेंस करेंगे, एक तो डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, और साथ ही व्हाट आर द लीगल इफेक्ट्स ऑफ काउंटर ऑफर एंड क्रॉस ऑफर्स। सो काउंटर ऑफर क्या होते हैं ये हमने लेक्चर 2 में कवर किया था। अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है, सो आई रिक्वेस्ट गो एंड चेक आउट लेक्चर 2 नाउ। तो आज हमारे पास अच्छे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपके लिए ये 2 लाइनर है या शॉर्ट नोट है, बट बिलीव मी ये क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जुड़ के आ सकते हैं। तो ये और हमारे लिए तो एग्जाम में एक एक मार्क 2-2 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं, साथ ही आपके बेसिक्स को ब्रश अप करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द 2 लाइनर क्वेश्चंस, फर्स्ट इज व्हाट इज एन ऑफर। ऑफर क्या होता है? और ऑफर हम करेंगे एज पर सेक्शन 2A। ऑफर इज व्हेन वन पर्सन shows readiness or willingness to do or not to do something and wants the other person to agree। अब इसमें समझने की बात यह है कि रटिए मत, आप एक एग्जाम्पल को अपने ध्यान में रखिए और ऑफर क्या होता है बस उसकी डेफिनेशन उसके हिसाब से फ्रेम कर दीजिए। जैसे ए ने बी को बोला, आई विल सेल यू माई बाइसिकल और माई साइकिल फॉर 2000 रुपीज। ओके, मैं तुमको मेरी साइकिल 2000 रुपए में बेच दूंगा। अब इसमें क्या कर रहा है ए अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, शोइंग हिज रेडीनेस और विलिंगनेस टू सेल हिज प्रॉपर्टी ऑल्सो, एंड ऑल्सो ही एक्सपेक्ट्स कि बी उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। सो ए वांट्स बी टू अग्री ऑन दिस ऑफर। ये सिंपली आपका एक ऑफर हो गया है। इसको अगर आप बाइफरकेट करके लिखेंगे तो आपको भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया है। नाउ कमिंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाता है? एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अरे बाप रे, सबसे कंफ्यूजिंग होता है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पर अब हमको सबसे पहले तो पार्टी समझनी है। हु इज अ प्रपोजर? प्रपोजर कौन होता है? जो कि ऑफर देता है, ऑफर मेकर इज अ प्रपोजर। ओके, और एक्सेप्टर कौन होता है? जो एक्सेप्ट करता है। अब हम इसको इस एग्जाम्पल के एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ऑफर्स टू सेल हिज बुक टू बी। ठीक है, ए ने बी को अपनी बुक बेचने के लिए ऑफर दिया। बी पोस्ट्स अ लेटर एक्सेप्टिंग इट ऑन मंडे। ए रिसीव्स दैट लेटर ऑन वेंसडे। अब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? ए के अगेंस्ट जिसने प्रपोजल भेजा है उसके अगेंस्ट होगी मंडे को, जब बी ने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया। बी ने अपने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया। अब बी के हाथ में कुछ नहीं है, बी कुछ नहीं कर सकता, बी चेंज नहीं कर सकता। तो फिर ये अगेंस्ट ए, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए, अगेंस्ट प्रपोजर, अगेंस्ट ऑफर मेकर कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि अब बी भी कुछ नहीं कर सकता। अगेंस्ट बी, दैट इज एक्सेप्टर के अगेंस्ट, कब ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा? जब वो लेटर ए को मिल जाएगा। मतलब जब ए को एक्सेप्टेंस की नॉलेज हो जाएगी तो फिर वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। और ए को कब लेटर मिला था? ए को लेटर मिला था वेंसडे को। सो व्हेन ए रिसीव्स द लेटर ऑन वेंसडे, द एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीट ऑन वेंसडे। आया आपको समझ में? इसको एक बार पॉज करके वापस पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ गोइंग टू आवर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आप देखेंगे, पहला शॉर्ट नोट है डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत अच्छे से करेंगे ताकि हमको अच्छे मार्क्स मिले, ज्यादा मार्क्स मिले। तो सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है ये आप बिगिनिंग में ही बता दे। मीनिंग भी लिख सकते हैं, इसको इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं।
ओके, इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। तो इस इंट्रो में क्या लिखेंगे? एक ऑफर क्या होता है? एक ऑफर एक क्लियर प्रपोजल है। इसमें आप ऑफर की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और सिंपली लिख सकते हैं ऑफर क्या है? एक ऑफर एक प्रपोजल है कि अब आप अपना इंटेंशन शो कर रहे हैं टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो। ठीक है, तो इसमें आप ऑफर की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं। साथ ही अब हम करते हैं व्हाट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होगा? ये इन्विटेशन टू ऑफर होता है कि आप इनवाइट कर रहे हैं सामने वाले को कि वो ऑफर देगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट एन एक्चुअल ऑफर, रादर इट इज ओनली अ रिक्वेस्ट टू मेक एन ऑफर। इट सिंपली इनवाइट्स अदर्स टू मेक एन ऑफर। ठीक है, तो ऑफर एक्चुअल ऑफर से एक स्टेप पहले जो स्टेप होता है ना, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। इन दोनों को ना हम पहले एग्जाम्पल के से समझ लेते हैं। ऑफर क्या होता है? अब ऑफर में सिंपली मैं तुमको बोलूं कि आई विल सेल माई वॉच टू यू फॉर 5,000 रुपीज। ठीक है, ये एक ऑफर हुआ क्योंकि मैं अपनी इंटेंशन बता रही हूं कि तुम इसको एक्सेप्ट कर लो और हम लोग लीगल रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? अगर मैं ये वॉच मेरी शॉप के डिस्प्ले में रखूं, ठीक है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है ताकि आप एज अ कस्टमर मेरी शॉप पे आओ और मुझसे बोलो कि आई वॉन्ट टू बाय दिस वॉच। नाउ व्हेन यू विल से आई वॉन्ट टू बाय दिस वॉच, मैं ये वॉच खरीदना चाहता हूं, तो वो एक्चुअल ऑफर होगा। बल्कि डिस्प्लेइंग ऑफ दैट वॉच इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। फाइन, सो डिस्प्ले ऑफ वॉच इन अ शॉप विद अ प्राइस टैग इज नियरली एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर। तो मीनिंग क्या हुआ इनका? मीनिंग है कि clear proposal to enter into a contract is an offer. However, invitation to offer is merely a request to others to make an offer. बहुत सिंपल। सेकेंड डिफरेंस क्या है? लीगल इफेक्ट क्या होता है? अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो अग्रीमेंट फॉर्म कर देता है, पर इन्विटेशन टू ऑफर अग्रीमेंट नहीं बनता है। ओके, क्योंकि उसका तो अभी पहले इट्स अ स्टेप बिफोर ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर इज अ स्टेप बिफोर एन ऑफर, तो वो अग्रीमेंट नहीं बनता है। तो लीगल इफेक्ट क्या है? ऑफर तो अग्रीमेंट बन जाता है पर इन्विटेशन टू ऑफर अग्रीमेंट नहीं बनता है। हु मेक्स द ऑफर? कौन ऑफर करता है? इसमें तो ऑफरर जो प्रपोजर होता है वो ऑफर देता है। और इन्विटेशन टू ऑफर में कौन ऑफर देता है? पब्लिक, कस्टमर जो कि डिस्प्ले में चीजें देख रहा है, एड देख रहा है, वो इन्विटेशन टू ऑफर देता है। एग्जाम्पल हमने कर ही लिए ना। लैंडमार्क जजमेंट, इसमें ये दो नाम लिख के आ जाइएगा। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी, ये जनरल वैलिड जनरल ऑफर में आता है। ये हमने हमारे लेक्चर 2 में भी एक कवर किया है। ओके, और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस बूथ्स या फिर फिशर वर्सेस बेल, कि डिस्प्ले इज नॉट एन ऑफर। ओके, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज नॉट एन ऑफर। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमने मीनिंग या इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने डिफरेंसेस बताए शॉर्ट में फटाफट, और अब हम इंपॉर्टेंट केस लॉज या फिर इसके जो भी हमारे लैंडमार्क जजमेंट है वो कवर करेंगे। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तीनों ही केस लॉज बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहला है हार्वी वर्सेस फेसी। इसमें क्या हुआ था? हार्वी ने एक टेलीग्राम भेजा फेसी को। हार्वी ने एक टेलीग्राम भेजा फेसी को और उससे दो क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम अपनी प्रॉपर्टी बेचोगे? विल यू सेल द प्रॉपर्टी? और दूसरा क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस? इसकी सबसे कम कीमत क्या है? तो फेसी ने रिप्लाई किया कि इसकी प्राइस 900 रुपीज है। एंड उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं बोला। ओके, कि वो बेचना चाह रहा है या नहीं बेचना चाह रहा है, बस उसने प्राइस लिख के भेज दी कि इसकी प्राइस 900 रुपीज होगी। तो फिर हार्वे ने सोचा कि अच्छा चलो अब मैं खरीद लेता हूं, पर जब उसको तो मिली नहीं प्रॉपर्टी, फैसी ने मना कर दिया प्रॉपर्टी बेचने से। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला नियरली कोटिंग अ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, रादर नियरली कोटिंग अ प्राइस इज जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन। तो फैसी ने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी थी 900 रुपीज। फैसी ने ये भी नहीं बोला कि मैं बेचना चाह रहा हूं, नहीं बेचना चाह रहा, कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ कोटिंग अ प्राइस इज जस्ट गिविंग एन इंफॉर्मेशन, दस नो कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड। ओके, अब हम आते हैं हमारे सेकंड केस लॉ पे, दैट इज फिशर वर्सेस बेल। ये 1961 का केस है। इसके अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। एक शॉपकीपर ने फ्लिक नाइफ विंडो में रख रखा था प्राइस टैग लगा के। तो फ्लिक नाइफ क्या होता है? वो ऐसा वाला चाकू नहीं होता, बटन दबाते हैं और खुल जाता है फटाक से, वो वाला फ्लिक नाइफ। वो चाकू विंडो में प्राइस टैग के साथ रख रखा था। अब उन दिनों ये लॉ था कि ऐसे नाइव्स सेल के लिए रखना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ओके, ऐसे चाकू जैसे फ्लिक नाइफ है, ऐसे चाकू सेल के लिए रखना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो
कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा डिस्प्लेइंग ऑफ गुड्स इज नॉट एन ऑफर, रादर इट इज जस्ट अ इन्विटेशन टू ऑफर. तो displaying of goods is not an offer, quoting a price is not an offer. Okay, displaying of goods is not an offer, quoting a price is not an offer. अब हम हमारे थर्ड केस पे आते हैं, दैट इज फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस बूट्स. 1953 का केस है. अब इसके अंदर बूट्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया? सेल्फ सर्विस सिस्टम. किसके लिए? कस्टमर्स के लिए, कि काउंटर्स बना दिए. जैसे स्मार्ट मार्केट्स नहीं होते, वैसे ही उन्होंने क्या किया, एक कस्टमर्स के लिए एक सेल्फ सर्विस सिस्टम बना दिया कि कस्टमर जाएंगे, अपने हिसाब से मेडिसिन उठाएंगे और फिर काउंटर पे लाके बिलिंग कराएंगे. तो इस पे लॉ उस टाइम क्या कहता था कि जब भी कोई कस्टमर मेडिसिन खरीद रहा है तो उसको फार्मासिस्ट को सुपरवाइज करने की जरूरत है. अ कस्टमर मस्ट ऑलवेज बी सुपरवाइज्ड बाय अ फार्मासिस्ट व्हेन कस्टमर इज बाइंग मेडिसिन. ओके, अब इशू ये था कि वेदर द डिस्प्ले ऑन शेल्फ वाज एन ऑफर. जो मेडिसिन शेल्फ में रखी थी, क्या वो ऑफर है? तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि merely placing medicines on shelf is not an offer. So quoting a price is not an offer. Displaying goods in a window is not an offer. And placing medicines on shelves is also not an offer. क्योंकि कस्टमर उठाएगा और उठा के कैश काउंटर पे लेके जाएगा और कैश काउंटर पे फिर फार्मासिस्ट डिसाइड करेगा कि ये कस्टमर को बेचना है या नहीं बेचना है. सो फार्मासिस्ट विल डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर और टू रिजेक्ट द ऑफर. तो मेजरली शेल्फ पे रखना, मेडिसिन को शेल्फ पे रखना, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर. जब कस्टमर्स शेल्फ से उठाता है, देन बाय टेकिंग दोज मेडिसिन टू कैश काउंटर, ही इज मेकिंग एन ऑफर. तो एक्चुअल ऑफर कौन देता है? कस्टमर देता है जो मेडिसिन खरीदने आया है, और ये फार्मासिस्ट के ऊपर है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे. सो दिस इज हाउ ऑफर, आप सिर्फ ऑफर को ही एक्सेप्ट कर सकते हो, इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक स्टेप पहले है ऑफर के. अब देखिए, ये हमने इंपॉर्टेंट केस लॉज कर लिए हैं इसमें. तो ये हमारा ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर हो गया है, जिसके अंदर हमने देखा है ऑफर क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखे, और हमने 3 केस लॉज करे. इसके साथ ही आप इसको कंक्लूजन लिख के कंक्लूड भी कर सकते हैं 1 या 2 लाइन में. बट ये बहुत ही बिल्कुल सब मटेरियल इसमें शॉर्ट गुड स्कोरिंग आंसर है. ओके, अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लीगल इफेक्ट्स ऑफ काउंटर ऑफर एंड क्रॉस ऑफर्स. तो इन दोनों के बारे में आपको लिखना है. इन दोनों के बारे में आप कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के 2 तरीके हैं. पहला, आप सिंपली पहले काउंटर ऑफर समझाइए, फिर क्रॉस ऑफर समझाइए और एक कंक्लूजन लिख लीजिए. ओके, काउंटर ऑफर क्या होता है ये हमने लेक्चर 2 में किया है, याद करिएगा. ओके, लेक्चर 2 में हमने किया है काउंटर ऑफर क्या. तो काउंटर ऑफर क्या है, हम एग्जाम्पल से पहले समझते हैं. अब रमेश ने सुरेश को बोला कि आई विल सेल माई रॉयल एनफील्ड टू यू इन 1 लाख रुपीज में, 1 लाख रुपए में अपनी रॉयल एनफील्ड तुमको बेचूंगा. तो सुरेश ने कहा कि ब्रो मेक इट 80,000. ओके, मेक इट 80,000, साथ में मुझे फ्री हेलमेट भी दे देना यार प्लीज. तो अब इसमें क्या हुआ, सुरेश हैज नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर 100%. राइट, सुरेश ने एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं दिए, सुरेश ने अपने ही न्यू टर्म्स कर दिए. सो दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, रादर ये तो एक काउंटर ऑफर हो गया, क्योंकि ये न्यू टर्म्स हैं. अब इसमें न्यू टर्म्स आ गई, तो ये एक न्यू टर्म्स का एक तरीके से काउंटर ऑफर हो गया, एक न्यू ऑफर हो गया. आर यू गेटिंग मी? सो काउंटर ऑफर इज एंड ऑफ द ओरिजिनल ऑफर एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू ऑफर. फाइन, काउंटर ऑफर इज द एंड ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू ऑफर. अब हम आते हैं व्हाट आर क्रॉस ऑफर्स. अब क्रॉस ऑफर्स क्या होता है, हम इसको भी एक एग्जांपल के से समझते हैं. अर्जुन ने राहुल को टेक्स्ट किया कि भाई चल चाय पीने चलते हैं टपरी पर. ओके, लेट्स गो फॉर चाय एट टपरी. एट द सेम टाइम राहुल ऑल्सो टेक्स्ट अर्जुन. उसी टाइम राहुल भी अर्जुन को टेक्स्ट करता है, भाई चल चाय पीने चलते हैं टपरी पर. तो दोनों ने क्या किया, सेम टाइम पे सेम चीज एक दूसरे को ऑफर करी. सो व्हेन 2 पीपल सेंड सिमिलर ऑफर टू ईच अदर एट द सेम टाइम विदाउट नोइंग अबाउट द अदर पर्सन ऑफर. ठीक है, तो ये क्या होता है, क्रॉस ऑफर हो जाता है. क्रॉस ऑफर, अर्जुन ने राहुल को दिया, फिर राहुल ने अर्जुन को दिया. ठीक है, क्रॉस ऑफर हो गया. अब दोनों के जो क्रॉस ऑफर है ना, ये अपने में ही एक ऑफर है. जब तक दोनों में से एक एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक वो प्रॉमिस नहीं बनेगा. सो बोथ ऑफर्ड, बट इफ नोबडी एक्सेप्टेड, देन इट इज नो कॉन्ट्रैक्ट, नो अग्रीमेंट.
जब तक कि एक एक्सेप्ट नहीं कर लेता वो अग्रीमेंट नहीं बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो क्या है काउंटर ऑफर? क्या है? रिजेक्शन ऑफ अ ओरिजिनल ऑफर एंड इट इज अ स्टार्टिंग ऑफ न्यू ऑफर। वेयरएज क्रॉस ऑफर क्या है? क्रॉस ऑफर है इसमें एक्सेप्टेंस नहीं होता है, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता है तब तक नया कॉन्ट्रैक्ट, नया अग्रीमेंट फॉर्म नहीं होता है। सो फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वी नीड ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बिकॉज विदाउट दीज प्रॉमिस बन नहीं सकता। और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विदाउट एनी कंडीशन। जहां पे एक्सेप्टेंस या ऑफर में कोई कंडीशन लग जाती है, या तो वो काउंटर ऑफर बन जाता है या क्रॉस ऑफर बन जाता है। एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज नेसेसरी। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन काउंटर ऑफर एंड क्रॉस ऑफर। पहले आप इधर काउंटर ऑफर लिखिए, इधर क्रॉस ऑफर लिखिए, और फिर मीनिंग क्या है दोनों के समझाइए, एक एक एग्जाम्पल समझा दिए और लीगल इफेक्ट समझा दीजिए कि रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, what is counter offer? Rejection of a original offer and a new offer is made. And what is cross offer? Cross offer एक आइडेंटिकल ऑफर होता है जो कि दोनों पार्टीज एक साथ एक ही टाइम पे एक दूसरे को देती हैं बिना जाने। ओके, जैसे नो कॉन्ट्रैक्ट अनलेस वन पार्टी एक्सेप्ट्स द अदर ऑफर। ओके, एंड फिर लास्ट में आप इसको ऐसे कंक्लूड कर दीजिए। तो ये वाला जो आंसर है काउंटर ऑफर क्रॉस ऑफर का, ये आप दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे। पता है अगले दिन एग्जाम होता है ना, तो हमको ज्यादा एकदम से हमारी क्षमता बढ़ जाती है पढ़ने की, याद करने की, और उस टाइम पे जब हमको रेडी टू राइट आंसर्स मिल जाते हैं ना, बिलीव मी आपको एग्जाम हॉल में जाके बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको इस क्वेश्चन का कैसे आंसर लिखना है। सो कीप वॉचिंग दिस प्ले लिस्ट ऑन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड यू विल गेट जोमैटो की तरह गर्मा गर्म रेडी टू स्टडी नोट्स इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट्स। तो थैंक यू, दिस इज अ लेक्चर 3। माय नेम इज डॉक्टर आरुषि गौड चौहान and you can contact me on email or on WhatsApp. कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन है, you can write it down in comment box as well. Thank you so much. See you in next lecture. उससे पहले डिस्क्रिप्शन पे जाके इसकी समरी जरूर ले लेना. Okay, bye, take care.